इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आइए किसान भाइयों, अब हम बातें करेंगे कुछ खेतीबाड़ी की। तो अब जनवरी का महीना है और अब आज 1 तारीख हो गई है, नया साल है। तो भैया सबसे पहले पखवाड़े में हमको कौन कौन से काम करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। रबी फसलों की देखभाल, जैसे कि सिंचाई है, खरपतवार नियंत्रण है और कीट रोग प्रबंधन, ये 3 चीजों पर इस पखवाड़े में आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ क्षेत्रों में जो लेट बोनी वाले हैं हमारे किसान भाई, वो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान लगा लें। अब बात करें कुछ सरकारी योजनाओं की, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की जानकारी भी आप लेते रहें। और जो भी कृषि विभाग की, हमारे देश के कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ लेने के लिए भी आप लगातार जानकारियां लेते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब हम बात करें गेहूं, सरसों, चना, ये मुख्य फसलें हैं हमारी। तो इस समय पानी इनके ऊपर दिया जा रहा है ना। और फसलों से खरपतवार हालांकि अभी उतने नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कहीं कहीं दिखाई दें तो निराई गुड़ाई एक अच्छा उसका तरीका है और दवा का छिड़काव भी आप कर सकते हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श लेने के बाद। और नियमित रूप से अपने खेतों का भ्रमण करें, खेतों में आना जाना चालू रखें। और किसी भी क्षेत्र में यदि कोई कीट प्रकोप आपको दिखाई देता है तो पूरी सतर्कता के साथ उसके नियंत्रण के उपाय करें और नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारियों को या कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। और मिट्टी की जांच करवाकर उचित उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह हमेशा देते हैं। ये बात हम कभी भी आपको बताते रहते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब सुनेंगे एक लोकगीत। नवे भाभी नवे माता, सुरवे डार डार 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 नवे माता। बाबी दिकड़ी नोरीले, ढोडाते हत्ता बाबी दिकड़ी नोरीले, बांधी ते लगे माता दिकड़ी मारेंगता, सुरवे डार डार नवे माता, 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 सुरवे
नवे भाभी नवे माता सुरवे डार डार नवे माता भरत पानी किया ले भरत पानी हत्ता भाभी भरत पानी किया ले आंधी ते लगे माता छौवांग मारेंगता सुरवे डार डार नवे माता डार नवे 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 भाभी नवे माता सुरवे डार डार नवे माता अनि सुरवे डार डार नवे माता सुरवे डार डार नवे माता हत्तारड़े दिकड़ी मारेंगता सुरवे डार डार नवे माता सुरवे डार डार नवे माता सुरवे डार डार नवे माता राजेश सरयाम और साथियों से आपने ये आदिवासी लोकगीत सुना किसान भाइयों। और अब चलिए कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल डॉक्टर आर.डी. बारपेटे से एक बातचीत हमने रिकॉर्ड की वहां पर जाके, और विषय उसमें था कि जिले में कृषि का क्या परिदृश्य है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताइएगा, सुनिएगा इस बातचीत को। आज की जो चर्चा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो चर्चा आधारित है उस विषय पर कि हम क्या लगा रहे हैं, हमारे आसपास किन चीजों की खेती हो रही है, उससे पर्यावरण को क्या फायदा हो रहा है, हमें कितना फायदा हो रहा है, प्रकृति को नुकसान कितना हो रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना नुकसान होगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो कृषि से जुड़े हुए ये अनछुए विषय हैं जिन पर अक्सर चर्चाएं कम होती है। इस विषय को लेकर हम आज पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में, जहां पे हमारी मुलाकात हुई है इस विषय को लेकर डॉक्टर आर.डी. बारपेटे सर से। सर नमस्कार। सर नमस्ते। बैतूल में किस प्रकार की खेती होती है, जो आप लगभग आप दौरा करते रहते हैं बैतूल के विभिन्न क्षेत्रों में, आप किसानों के बीच पहुंचते हैं, आप क्या पाते हैं, बैतूल की खेती का क्या परिदृश्य आपको दिखता है? बैतूल में जो खेती हो रही है इसमें हमारी जो फसल पद्धति है, फसल पद्धति का मतलब हम इस सीजन में क्या लगा रहे हैं, अगले सीजन में क्या लगा रहे हैं, उसके बाद के सीजन में क्या लगा रहे हैं, इस तरह का ये जो फसल उगाने का तरीका, इसको हम फसल पद्धति कहते हैं। और इसमें बड़े पैमाने पे गलतियां हो रही है। अच्छा। गलतियां कैसे हो रही है कि आपके पास जो जमीन है या पानी बारिश का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें हमको लगाना चाहिए। अब हम बिल्कुल पूरी तरह से एक या दो फसल के ऊपर हम आश्रित है खरीफ में, और रबी में भी हम दो फसल के ऊपर आश्रित है। और इन फसलों में भी हमारा जो प्रजातियों का चयन है वो हम अपने जमीन के प्रकार पे, अपने संसाधनों पे ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ एक भेड़ चाल की साहब नई वैरायटी ये आई है, इसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा है, वो हम लगा लेते हैं। अच्छा। तो ये हम गलती कर रहे हैं। पहले तो हम फसल के चयन में गलती कर रहे हैं कि अगर मेरी जमीन मूंगफली के लिए उपयुक्त है तो मैं मूंगफली की खेती करूं,
मेरी जमीन कुटकी के लिए उपयुक्त है, मैं कुटकी की खेती करूंगा, मेरी जमीन धान के लिए उपयुक्त है, मैं धान की खेती करूंगा। बहुत सही बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबने उठा के 2.5 लाख हेक्टेयर में मक्का लगा दिया, पहले 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन लग रहा था, तो क्या उतनी जमीन उस फसल के लिए लायक है? लायक नहीं है। अगर वो फसल के लायक आपकी जमीन नहीं है तो उसमें आपको उत्पादन सही नहीं मिलेगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ना मतलब रसायनों का उपयोग, रसायन का उपयोग मतलब फिर वही पर्यावरण और फिर पूरी फिर कहानी, नुकसान पूरा नुकसान है। तो आप फसलों का चयन करते समय अपने जमीन के प्रकार को ध्यान में रखिए, आपके यहाँ जो बारिश का पैटर्न है उसको ध्यान में रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बैतूल जिले का कम से कम 25% एरिया ऐसा है जो हमारा श्री अन्न के लिए उपयुक्त है। श्री अन्न मतलब कुटकी, कोदो, रागी, सांवा, ये जो फसलें हैं इनके लिए, राम तिल है, जगनी, इसके लिए उपयुक्त है हमारा 25% एरिया, और इनका एरिया करीब करीब 0 है, मतलब नगण्य है। सर आपने क्या बढ़िया बात बोली है। वर्षा की स्थिति, जमीन की क्वालिटी, भूमि की क्या क्षमता है, आपकी क्या क्वालिटी है जमीन की, किसान भाइयों बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मान लीजिए कोई प्रभात पट्टन क्षेत्र का किसान है, वो भीमपुर के क्षेत्र वाले किसान की तुलना में अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग, बिल्कुल अलग है। हमारा बरसात का भी पैटर्न आप देखिए, आठनेर में हमेशा कम बारिश है, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर में बहुत ज्यादा बारिश है, हर साल ही हो रही है। तो हमको पता है मेरा बारिश का पैटर्न, जमीन का प्रकार, उसका जो समतल है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, पथरीली है, कई सारी चीजें हैं, तो उसके अनुसार हम फसल का चयन करें। इसके बाद अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु और है कि जो हमारी प्रमुख फसल है, जैसे अगर मैं खरीफ की बात करूं तो सोयाबीन और मक्का, तो इसमें हम आंख बंद करके और अधिकतम उत्पादन देने वाली प्रजाति पे जाते हैं जी। इसके पहले आप ये तय कर लीजिए कि वो अधिकतम उत्पादन देने वाली जो प्रजाति है उसकी आवश्यकता क्या है, उस फसल की आवश्यकता क्या है, उस प्रजाति की आवश्यकता लगेगा क्या है। क्या उसको? हाँ, वो आपके पास है भी कि नहीं। बिल्कुल। अगर आपने 120 दिन का मक्के का हाइब्रिड लगा लिया और आपकी जमीन तो रेतीली है और सितंबर के अंत में पानी भग गया तो आप पिट जाओगे, पिट जाएगा। बिल्कुल सही। आपके पास सिंचाई नहीं, आपकी जमीन में भी जल धारण जमीन कैसी है, वो नेचर जमीन का तो आपको वैरायटी का चयन करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बड़े पैमाने पे यहाँ पे गलती हो रही है। इसके बाद जो विलुप्त होती फसलें हैं हमारी, अगर हम उनको यथासंभव स्थान दें, 10% 20% एरिया में उनको लगाएं, तो वो आपके पूरे कृषि के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं जी। आप जो हमारी विलुप्त फसलें जो हमारे पुराने समय में हो रही थी उनको लगाइए, आपकी जमीन उपचारित होने लगेगी। हाँ, जमीन को फायदा है उससे। हाँ, जमीन सुधरने लगेगी, जमीन को फायदा है, आपके पर्यावरण को फायदा है, जो मुख्य फसल के जो कीट व्याधि है वो कम हो जाएंगे। अगर आप कोदो कुटकी लगाएंगे, रामतिल लगाएंगे तो आपके सोयाबीन मक्का के कीड़े कम होंगे, ये विज्ञान कहता है। अच्छा अच्छा, वाह। जमीन आपकी रिकवर होगी, तो ये आपको जरूरी है करना, ये हम नहीं कर रहे हैं। अब रबी में अगर मैं आ जाऊं तो रबी में भी पूरे के पूरे किसान हम गेहूं के पीछे, हाँ, बस और पानी दीजिए और यूरिया दीजिए। हाँ। ये जो हमारा सिस्टम है ये सही नहीं है। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी जमीन आपकी मसूर के लिए है, किसी की जमीन अलसी के लिए है, किसी की जमीन सेफ्लावर के लिए है, तो इन फसलों को हम पूरी तरह से जो भूल गए हैं। सिर्फ गेहूं और चने, 2 फसल में 99% एरिया आपका कवर हो रहा है। जी जी। सर इस पे किसान को क्या करना चाहिए? अभी जैसे आपने कहा कई बार किसान की ऐसी मजबूरी होती है कि वो समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तैयारी नहीं कर पाता, तो पहले से पूर्व तैयारियां किसान को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पहले से अपना माइंड मेकअप करे, थोड़ा अपना चिंतन करे और प्लानिंग करे कि इस बार हम रबी में 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, आधा एकड़ में ये जो विलुप्त हुई फसलें हैं इनको स्थान देंगे। इससे क्या होगा, जो प्रमुख फसल है उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा, वाह। उसका उत्पादन बढ़ेगा। अगर मैं अलसी लगा रहा हूँ, मैं मसूर लगा रहा हूँ या मैं सरसों लगा रहा हूँ तो मेरा गेहूं चने का उत्पादन भी बढ़ेगा। वो अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है क्योंकि ये पूरे कृषि के परिदृश्य को स्वस्थ करती है ये फसलें, जिनको हमने 0 कर रखा है। तो इसको आपको जरूर करने की जरूरत है। अब गेहूं मुख्य फसल अगर है तो उसमें मैं सिंचाई संसाधन का आकलन कर लूं कि मेरे पास सिंचाई संसाधन कैसे हैं, उसके अनुसार प्रजाति का चयन मैं करूं।
अगर कम पानी है तो कम पानी वाला मैं लूं। अगर मैं जल्दी बो रहा हूं या देर से बो रहा हूं तो तापरोधी प्रजातियां हैं उनका मैं चयन करूं, ताकि मेरे वो जो अनुवांशिक क्षमता है फसल की उसका सही उपयोग हो, उसका सही दोहन हो। तो यहाँ पर हम आंख बंद करके जो चल रहा है बस उसी हवा के झोंके के साथ बड़े पैमाने पे हम देखा देखी कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरत है आपको कि आप एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी हैं लोग, और कृषि विभाग के बहुत सारे हमारे अधिकारी सक्षम हैं, और आजकल तो और बहुत सारे गूगल के माध्यम से और बहुत सारे आपके पास संचार माध्यम उपलब्ध है, तो आप इनका थोड़ा सा दोहन करें प्लानिंग करने में कि मेरे पास इतनी जमीन है, मुझे इसमें किस तरह से प्लान करना है। इसके अतिरिक्त बैतूल जिला जो हमारे फसलों के अतिरिक्त जो खेती बाड़ी के जो विकल्प है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। क्योंकि यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम मशरूम की खेती, यहाँ पर हम शहद की खेती, यहाँ पर हम बहुत सारे जो जंगल के पौधे हैं उनकी खेती, उसको भी अगर हम सुनियोजित तरीके से योजना बना के करें तो आने वाले 2-4 साल 5 साल में वो सारी चीजें आपको लाभ देने लगेगी। तो उसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बैतूल का जो वर्षा का जो पैटर्न है, बैतूल जिले का जो जमीन का प्रकार और जो बैतूल जिले की जो टोपोग्राफी है जमीन के समतल और उबड़ खाबड़, ये आपकी बड़ी विविधतापूर्ण स्थिति है। और इसमें हम मोनोक्रॉपिंग अगर कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। बहुत अच्छी बात बारपेटी जी आपने बताई है। हमारे बैतूल जिला जो है वो विविधतापूर्ण टोपोग्राफी है उसकी, अलग अलग जैविक परिदृश्य या आपका खेती बाड़ी का परिदृश्य बहुत बहुत भिन्नता लिए हुए है। बिल्कुल, यानी आपका दामजीपुरा में कुछ और है, मोरखा में कुछ और है, पट्टन में कुछ और है, शाहपुर में कुछ और है। अब अगर हम सबके सब चना गेहूं लगा रहे हैं, सबके सब मक्का और सोयाबीन लगा रहे हैं, तब तो वो ज्यादती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को अपने क्षेत्र को समझ के, वर्षा की स्थिति को समझ के, जमीन की जो उसकी क्वालिटी है उसको समझ के फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। फिर कोई रबी और खरीफ के सीजन में अलग अलग क्या लगाना है उसकी तैयारी करना। सिंपल सा है, विशेषज्ञ के साथ जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ एक 5-10 मिनट आप बैठो कि सर मेरे पास ये जमीन है और मैं ये प्लान कर रहा हूँ, इसमें आपकी क्या सलाह है। अगर हम उसमें 10% 20% उसकी सलाह मान के थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, अगर आपने 20% परिवर्तन किया आपको 40% लाभ होगा। तो किसान भाइयों, बड़े खास बात यह है, आप 20% आप कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए, आपको 40% फायदा होगा। देखिए, अमल आपको मानना पड़ेगा। किसान भाइयों, वास्तव में क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम लगातार चले, भाई गेहूं लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, लेकिन बारपेटे जी ने जो बातें आज हमको बताई है, वास्तव में वो उस पर विचार करने की आवश्यकता तो है। बारपेटे जी, औषधीय फसलें भी होती है, सुगंधित फसलें भी होती है, इस पर भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। बैतूल की जो जलवायु है, अब हम क्षेत्र वाइज कुछ बात करेंगे आपसे कि किन क्षेत्रों में हम किन फसलों के साथ जा सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी रेतीली जमीन है, हल्की जमीन है, ये हमारे श्री अन्न के लिए कोदो, कुटकी, रागी, सवा, किनोवा, इन फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। जहाँ पे जिस एरिया में बहुत ज्यादा लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से वो गन्ने का एरिया है, पैडी का एरिया है। जहाँ पे बहुत उपयुक्त आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकास की व्यवस्था है, वहाँ पर हम सोयाबीन को लेके जाएंगे, मक्का को लेके जाएंगे। और जो पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन है, जहाँ पे पहाड़ी वाली जमीन है, जहाँ पर हम फसलों को नहीं ले सकते, वहाँ हम औषधीय फसलों की बात करेंगे। वहाँ पर हम जंगल वाली जो हमारी फसलें हैं उनकी बात करेंगे। वहाँ पर हम गैर जो फसल वाले जो हमारे विकल्प है उनके ऊपर विचार करेंगे। आप अगर जंगल में रह रहे, बिल्कुल उबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है, आप हनी बी पे जाइए, बहुत फायदे में रहोगे। शहद के ऊपर आप जाइए। अच्छा, ये जो थोड़े से लीक से हटके जो काम है, इनके लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, इनके ऊपर सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उनके प्रशिक्षण दे रही है, उसमें लगने वाला जो खर्चा है उसमें कई जगह आपका अनुदान और वो सब भी है। तो थोड़ा सा एक जो ढर्रे पे हम चल रहे हैं उसको परिवर्तित करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, आपने सुनी बारपेटे जी की बात।
अगले बार जब आप कभी ऐसा मन बनाते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श करें, कृषि विभाग के अधिकारी जो मैदानी कर्मचारी उनसे परामर्श करें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। यही हमारी कामना रहती है और यही बात रहती है जो हम लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी बातें इस माध्यम से आप तक भेजते रहते हैं। तो बारपेटी जी अब चलते हैं। अब आज बहुत अच्छा समय आज आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब। भाइयों, बैतूल जिले का कृषि परिदृश्य, इस विषय पर यह बातचीत आप सुन रहे थे। इसमें जो जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ थे वो थे बैतूल कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। चलिए अब इसके बाद एक और आदिवासी लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और कलाकार हैं सुखदेव गुजरे और साथी। आइए सुनते हैं।
आदिवासी लोकगीत आपने सुना सुखदेव गुजरे और साथियों से। किसान भाइयों, अब घड़ी ये बोल रही है कि आज का जो किसानवाणी कार्यक्रम है उसे संपन्न किया जाए, क्योंकि इसके बाद आकाशवाणी बैतूल से और भी अच्छे अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किए जाने हैं। तो आज की किसानवाणी से अपने दोस्त राकेश मौर्य को आप अनुमति दीजिए। अब चलते हैं, दोनों हाथ जोड़कर भैया आप सभी को जय राम जी की जय जवान जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।